गुड मॉर्निंग दोस्तों। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे पेंशनर्स भाइयों। अभी मैंने एक पोस्ट किया है। पाई चार्ट मैंने एक बनाने की कोशिश किया है। मैं उतना ज़्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ। मैंने एक आदमी से, अभी मेरे फ्रेंड से, मैंने सर से बात की है। वो मुझे पाई चार्ट बना के दे रहे हैं, लेकिन तब तक मैंने एक पोस्ट किया है पाई चार्ट के रूप में। मैं ये पाई चार्ट से ये दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, तमाम ईपीएस 95 पेंशनर्स को, कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। और आपका ईपीएस 95 जो 16 नवंबर 1995 को लागू हुआ है, तो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है से लेके आपका 16 नवंबर 1995 तक का कार्यकाल कितने साल गुजरे हैं, और फिर बाद में आपकी रिटायरमेंट कब हुई है। तो ये आपको चिंतन करना है दोस्तों, हर पेंशनर ने करना है। हर ईपीएस 95 पेंशनर ने अपना टेन्योर सामने रखना है, सर्विस कार्यकाल। आप कब ज्वाइन हुए थे, आपकी डेट क्या थी ज्वाइन हुए वाली। कम से कम अगर आपको डेट याद नहीं है, तो कम से कम ईयर आपको याद होगा कि आप किस ईयर को नौकरी पे ज्वाइन हुए थे। और वो ईयर से लेके 15 नवंबर 1995 तक का कितना कार्यकाल होता है, कितना समय गया है। मेरे पिताजी के 21 ईयर्स गए हैं, क्योंकि 1974 से लेके 1995 नवंबर तक का 21 साल का कार्यकाल होता है दोस्तों। तो वो 21 साल फैमिली पेंशन स्कीम के अंतर्गत गई है। तो कल मैं रात में देख रहा था कि ये फैमिली पेंशन स्कीम को ईपीएस 95 पेंशनर ईपीएस 95 में कन्वर्ट करके सरकार ने क्या किया दोस्तों। अगर मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं, अगर ईपीएस 95 नहीं लगाया जाता, तो बस भीख मांगना बाकी रह गया था। आपको कुछ भी नहीं मिलता था। आप जितने साल सर्विस किए हो, आपको नौकरी रिटायरमेंट होने के बाद में आपको भीख मांगना पड़ता था, क्योंकि आपके बच्चों को वो पीएफ का पैसा भी कुछ नहीं आता था। और पेंशन तो आपको मात्र 100 या 200 रुपए से ज्यादा आपको पेंशन, मेरे ख्याल से तो उससे भी कम ही आती थी आपको पेंशन। कहीं से तो भी सरकार को अपने गलतियों का एहसास हुआ होगा कि ये जो फैमिली पेंशन स्कीम है, ये गलत फैमिली पेंशन स्कीम है। इससे फैमिली का कोई फायदा नहीं, इसकी गरीबी भी दूर नहीं हो सकती। गरीबी तो दूर होना बहुत दूर की बात है, इसका एक टाइम का गुजारा नहीं हो सकता है। अरे जब इसका ही गुजारा नहीं हो सकता था, तो इसके बच्चों का कहां से। और फैमिली पेंशन स्कीम क्या थी, तो जो नौकरी कर रहा है वो आदमी रिटायर होने के बाद, वो मरने के बाद, उसके बाल बच्चों को वो पैसा दिए जाने वाला था। अब सोचो, वो रिटायर होने के बाद उसको अभी घर चलाने के लिए सबसे पहले वो पेंशनर को अपने आप को खत्म करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि अगर मैं मरूंगा तो मेरे बच्चों को पेंशन मिलेंगी, मेरे पत्नी को पेंशन मिलेंगी। तो वो पेंशनर को सुसाइड करने के सिवा कोई और अन्य उपाय नहीं रहता था अपने घर को चलाने के लिए दोस्तों। इस तरह का अपने देश में खेल खंडोबा किया गया। ये मजदूरों को मारने वाली सरकारों ने, ये किस तरह की रणनीति, नेताओं ने अपने घर भर लिए, लेकिन इन कर्मचारियों के फ्यूचर के बारे में ये जरा भी सोच नहीं सके दोस्तों। किस जन्मों की हमारे साथ दुश्मनी निकाली गई दोस्तों। मैं उन्हें एक को, किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं पूरे सिस्टम को दोष दे रहा हूं दोस्तों। ये किस तरह का सिस्टम बनाया गया है कि जो मजदूर अपने देश के जीडीपी के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के जीडीपी का विकास करने के लिए काम कर रहे हैं, वो मजदूरों को उनकी मेहनत की कमाई भी कुछ काम में नहीं आती है दोस्तों। क्योंकि इतनी टूटपूंजी तनख्वाहें दी गई, और इतनी टूटपूंजी तनख्वाहें देने के बाद रिटायरमेंट को उनको कहीं लाख रुपए, कहीं 2 लाख रुपए देके ये केस खामोश करने की कोशिश की गई, रफा दफा करने की कोशिश की गई दोस्तों। ये किस तरह का गणतंत्र है हमारा, ये लोकशाही किस तरह की है, गरीबों को मारने वाली लोकशाही है दोस्तों। क्या मिला इतने 30 साल 35 साल आप लोगों ने सर्विस की है, आपको क्या मिला? आपको आपकी रेस्पेक्ट तक नहीं मिली दोस्तों। और वही नेताओं ने जो लोग उस समय नेता लोग थे, उन्हें क्या क्या मिला, उन्हें क्या क्या मिला, उनके बच्चों को क्या क्या मिला। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी है दोस्तों। हम नहीं कहते थे कि हमारे को नेताओं के बच्चों के इतना पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन हमारे जीवन के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया गया दोस्तों। फैमिली पेंशन स्कीम कितनी दुर्गंध युक्त थी, आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर ईपीएस अगर लगाया नहीं जाता तो हमारा क्या हो जाता था, आपको पता है। हमारे पेरेंट्स को आत्महत्या करनी पड़ती थी ताकि हमारा परिवार चल सके, क्योंकि पेंशन वो कब दी जाने वाली थी कि वो पेंशनर मरेगा तब उसके बच्चों को पेंशन दी जाने वाली थी दोस्तों। अब उसके अंदर जो मेंटल डिप्रेशन में लोग काम किए होंगे, जो पिदाड़े दारू पीते होंगे, वो लोग गरीब मजदूर लोग,
उनके बच्चों का तो क्या हाल होता हुआ होगा, सोचिए दोस्तों। जरा सोचने की बात है कि ये किस तरह से हमारे देश में, मैं मैं तमाम वकीलों से, मैं देश के तमाम वकीलों से जो लेबर के लिए लड़ते हैं, मैं तमाम एनजीओ से जो गरीब लोगों के लिए लड़ते हैं, मैं उन सब से कहता हूं कि इस केस के लिए 2 दिन का अपना समय दीजिए। अपना 2 दिन का समय ये ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आप दीजिए, क्योंकि ये सरकार रास नहीं आ रही है, पेंशनरों को खत्म करने के लिए तुली हुई है। पेंशनर मर जाएंगे ताकि बचा हुआ भी पैसा इनका हम गड़प कर ले सके। किस तरह का, ये कौन सा कानून इस देश में लागू किया गया है दोस्तों? पंत प्रधान को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को समय है, राजस्थान में सरकार गिराने को समय है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स का काम अभी भी प्राथमिकता के साथ हो रहा है दोस्तों। ये कौन सा कानून, ये कौन से मानव अधिकारों की बात करता है ये देश का कानून? और ये बहुमत की सरकार, अरे इनके एक एक मंत्रियों का भी देखेंगे तो इनके बाल बच्चों का एक दिन का खर्चा 1,000 से ज्यादा होगा दोस्तों। क्या फायदा? हम किस लोकशाही में जी रहे हैं दोस्तों? कौन से मानव अधिकारों की हम बात करना बाकी रह गया है दोस्तों? मेहनत कर कर अगर एक आदमी का ये हाल है, सर्विस कर कर ये हाल है, तो बेरोजगारों का क्या हाल हुआ होगा दोस्तों? जरा सोचने की बात है। देश आजाद हुए 73 साल हो रहे हैं, लेकिन देश का चित्र नहीं बदलता, देश का चरित्र नहीं बदलता दोस्तों। ये किस तरह के लांछन मेरे देश पे, मेरे महात्माओं ने क्या इसीलिए बलिदान दिया था क्या दोस्तों? किस तरह के बलिदान दिए गए थे, किस तरह की आजादी दिलाई गई थी दोस्तों, कि अभी तक देश का चित्र नहीं बदलता, देश का चरित्र के ऊपर दिन पे दिन दाग लगते जा रहे हैं दोस्तों। सरकार टस से मस नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट टस से मस नहीं होता है दोस्तों। आप सब पाई चार्ट मैं अभी ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, और मैं अब पीछे हट जा रहा हूं दोस्तों। अब मेरे को नहीं लगता है कि सरकार का कोई मन दिख रहा है हमें न्याय दिलाने का। जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है वही भारतीय जनता पार्टी है। सिर्फ अपना सत्ता विस्तार करना, अपने सरकारें बनाना, इसी के ऊपर इन लोगों का ध्यान है। अपनी वाह वाह करना, इसी के ऊपर इनका ध्यान है। आज मैं पूरी तरह से हार मान लेता हूं। मैंने पाई चार्ट बनाया है कि मेरे पिताजी के 21 साल इसमें गुजरे हैं। आप लोग भी अपना पाई चार्ट बनाए। मैं तमाम पेंशनर से कह रहा हूं, जो भी ईपीएस 95 में आते हैं, उन तमाम पेंशनर से कह रहा हूं कि वो अपना पाई चार्ट बनाए सर्विस का, और देखे कि फैमिली पेंशन स्कीम में उनका कितना कार्यकाल गुजरा है और ईपीएस 95 में कितना कार्यकाल गुजरा है। ये तमाम 95 पेंशनर्स अपना कार्यकाल निकालिए और पाई चार्ट बनाइए दोस्तों। साजिद भाई, तुम्हारे भी पिताजी मेरे ख्याल से मिल में थे, मेरे ख्याल से नहीं, 100% तुम्हारे पिताजी भी नांदेड़ टेक्सटाइल मिल में थे। तुम भी पाई चार्ट बनाइए, अपने पिताजी नौकरी को कब लगे थे और 95 तक उनका कितना समय, 95 तक का उनका कितना समय फैमिली पेंशन स्कीम में गुजरा है, ये जरूर निकालना। तुम ये जरूर निकाल कर देखना कितना समय तुम्हारे पिताजी का फैमिली पेंशन स्कीम में गुजरा है, वो जरूर देखना तुम। क्योंकि अब ये बात मानव अधिकारों की बात है। यहाँ पे मानव अधिकारों का उल्लंघन हो चुका है दोस्तों, पूरी तरह से मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए नैतिकता से जिम्मेदार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इसके लिए नैतिकता से जिम्मेदार है दोस्तों। आपको मिल चलाने नहीं थे, आपको लोगों के साथ न्याय करके उनको रिलीज करना चाहिए था। आप लोगों ने इस केस को पेंडिंग रखा ताकि आप लोगों की सरकारें बनते रही, आप लोग अपना विस्तार करते रहे, अपना नाम अपनी ख्याति बटोरते रहे, और ये पेंशनर लोग अपने जिंदगी जिल्लतों भरे गुजारते रहे, अपने ही अंदर घुटते घुटते खत्म होते गए। मेरे को उतना कानून तो पता नहीं है, लेकिन मानव अधिकारों की जब बात होती है आत्मा तिलमिला जाती है दोस्तों। ये किस तरह का देश, इतना बड़ा इतिहास होने के बावजूद भी ऐसा शोषण कैसे हो सकता है इस देश में? वो महात्मा गांधी पूरी दुनिया जिसे मानती है, पूरी दुनिया जिसका लोहा ले चुकी है, कि ऐसा महात्मा पूरे दुनिया में अभी तक नहीं हुआ है जिसने जिसने सत्य और अहिंसा का जिसने सत्य और अहिंसा का मार्ग बताया दोस्तों। नैक कमेटी, अब मैं मेरी आखिरी बात रख रहा हूं और अपना विषय खत्म कर रहा हूं, कि नैक कमेटी का जो अनशन आंदोलन चल रहा है, अगर उस अनशन आंदोलन की सरकार को जरा सी भी फिक्र है, अगर उस अनशन आंदोलन में उन गरीब, उन पीड़ित पेंशनरों का दर्द खामोशी से बयां किया जा रहा है, एक सत्यता के साथ बयां किया जा रहा है, तो सरकार उस ईपीएस 95
नैक कमिटी का जो अनशन आंदोलन है उसे सक्सेसफुल कर कर ही दम लेंगी। उसी आंदोलन के बलबूते पे ये 65 लाख समस्त 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय मिलेगा। कोई भी पेंशनर अब रास्ते पे नहीं उतरेगा दोस्तों। अंदर ही अंदर घुट के मर जाओ, अंदर ही अंदर घुट के मर जाओ, ताकि सरकार की और विरोधी पक्षों की वाहवाह हो सके दोस्तों। अंदर ही अंदर घुट के मर जाओ। अगर इस देश में कहीं सत्यता है, अगर इस देश में कहीं अहिंसा है, तो वो नैक कमेटी का आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन कह के पुकारा जाएगा और हमें तुरंत न्याय दिया जाएगा। और कितने महीने सरकार को टाइम पेंडिंग करना है, अपनी सरकारों का विस्तार करना है, अपना गुणगान करना है, कर सकते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी किस वास्तविकता के साथ और किस प्राथमिकता के साथ इन बुजुर्ग, इन गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाने के लिए प्राथमिकता कर रहे हैं। मैं भी देखना चाहता हूं। आज के बाद अभी कोई बात नहीं होगी मोदी जी, अब आपकी वाहवाह होंगी मोदी जी, आपकी वाहवाह होंगी। आप जिस जिस खूबी के साथ आप काम कर रहे हो पेंशनरों का, पूरी दुनिया देख रही है। 5 महीने से आपने देश बंद किया है, कोरोना का ड्रामा किया है आपने, और पेंशनरों को कहते हो घर के बाहर मत निकलो। आपका काम प्राथमिकता के साथ हो रहा है। हां, दिख रहा है मोदी जी, प्राथमिकता के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाई गई, प्राथमिकता के साथ राजस्थान में सरकार गिराई गई, लेकिन पेंशनरों का काम प्राथमिकता के साथ हो रहा है। इतनी प्राथमिकता के साथ काम हो रहा है पेंशनरों का कि हम लोगों को घर के बाहर निकलने की जरूरत नहीं। हमें बस पेशेंस रखने हैं, हमें हमारी आखिरी सांस तक हमें पेशेंस रखने हैं, ताकि ये जो गलत विरोधी लोगों का है, जिन ये साजिश सूत्रधारों का है, ये साजिशें दुनिया के सामने आ सके। आप लोगों के कोई धब्बा नहीं लगेगा कांग्रेस पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी पे कोई धब्बा नहीं लगेगा, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो देश के पीड़ितों के लिए काम कर रहे हैं, वो देश के शोषितों के लिए काम कर रहे हैं। और प्राथमिकता के साथ पेंशनरों का काम हो रहा है। पेंशनर अपने घर पे आराम से बैठिए, 2 महीने नहीं 6 महीने के अंदर काम होने वाला है। 100% आपको काम होगा, आपके जीते जी आप लोगों को न्याय मिलेगा। जो पेंशनर मर गए उनकी गलती है। क्यों मरे वो पेंशनर? भगवान से झगड़ना चाहिए वो मरे वाले पेंशनर्स ने, कि हमें जिंदा रखना चाहिए था न्याय के लिए, मरना नहीं चाहिए था। पेंशनरों, वो मरे हुए पेंशनरों की गलती है, क्योंकि मोदी जी प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं। बहुत प्राथमिकता के साथ कांग्रेस पार्टी देश के गरीबों के लिए काम कर रही है। वो मरना क्यों था? नहीं मरना चाहिए था उन्हें, और जिंदा रहना चाहिए था उन लोगों को, ताकि प्राथमिकता के साथ उन्हें न्याय मिल सके। और दूसरे काम पेंडिंग में रख के पेंशनरों को न्याय दिलाया जा रहा है दोस्तों। देश बंद कर दिया गया है, बाखूबी के साथ देश बंद किया गया है, पूरे षड्यंत्र के साथ देश बंद किया गया है दोस्तों। देख लीजिए, आज के बाद बात नहीं करूंगा, अपना विषय खत्म कर रहा हूं। अपना दुख दर्द पूरी तरह से इतने दिनों से बयान किया है, और प्राथमिकता के साथ सरकार काम कर रही है। आशा करता हूं बहुत प्राथमिकता के साथ काम हो रहा है। साथ ही साथ पूरे देश के जनता से कहना चाहता हूं कि नैक कमेटी के आंदोलन को हमें विश्वव्यापी आंदोलन बताना है दोस्तों। उन्होंने सत्य और अहिंसा के साथ आंदोलन किया है। वो पेंशनर लोग, उनके परिवार के कंडीशन देख लीजिए, और और सरकार का भी वाहवाह करना है दोस्तों। सरकार की वाहवाह जरूर होगी, क्योंकि प्राथमिकता के साथ काम किया है सरकार ने। ठीक है, अपना विषय खत्म कर रहा हूं। खत्म करने से पहले आखिरी बार बोल रहा हूं कि आप पेंशनर भी पाई चार्ट बना लीजिए। आपका सर्विस का कितना कार्यकाल फैमिली पेंशन स्कीम में गुजरा है, और कितने कार्यकाल के लिए आपको ईपीएस 95 पेंशन का कार्यकाल मिला है। आप सब लोगों ने, 65 लाख पेंशनर्स ने देखना है, और अपना दुख दर्द जो बयान कर सकते हो सरकार के सामने बयान करो। देखिए सरकार किस प्राथमिकता के साथ आपका काम कर रही है, आपको न्याय दिलाएंगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।